एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लर्नर्स का हमारे डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। इस दौरान हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर विकास, पतन, इस दौरान इसकी मुख्य व्यापारिक संबंध जो रहा वह ये प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहलाता है। जी, इतने सालों पुरानी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता में आती है तो क्या बात रही। और भी बहुत चीज़ें इनके साथ ही वहाँ की धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और व्यापारिक संबंध, बहुत कुछ। तो ये वीडियो जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन के लिए के दृष्टिकोण से भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक भी पॉइंट मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। और दूसरा, ये वीडियो जो लर्नर्स हिस्ट्री पढ़ते हैं, खास करके ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, तो उनके लिए भी लाभदायी हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन और उससे ऊपर या नीचे के क्लास में हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर तरह के दृष्टिकोण से ये वीडियो हमारा सफल होने वाला है। तो ये हमारा दूसरी वीडियो है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं इतनी पुरानी प्राचीन सभ्यता से, जो कि एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई और कैसे खंडित हो गई, और कहाँ तक खंडित हुई कि अभी तक इसका ये साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि कैसे खंडित हुई। आए दिन इसके लिए अनेकों विचारक अपने अपने विचार देके चले गए कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पर एक ठोस प्रमाण का अभी भी अभाव देखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप लोग कॉपी पेन वगैरह निकाल लीजिए, क्योंकि हम एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म पे आ पाए हैं और इससे ज़्यादा बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हम हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, सिंधु नदी के तट पर बसा था। प्राचीन सभ्यता जो हैं वो इतने समय पुराने, जो हज़ारों साल पुरानी होती थी, वो नदियों के तट पे ही मिला करती थी। बड़ी बड़ी नदी के तट पे ही वो रहते थे, ताकि उससे क्या होता था, आवागमन के लिए सड़कों की व्यवस्था नहीं थी या उस तरह का व्यवस्था नहीं था, वो नदी का ही प्रयोग करती थी। और उसके जीवन में नदी का अभी वर्तमान में जितना हम लोग सड़क या चारों ये परिवहन के रूप में जो यूज करते हैं, उस समय सबका महत्व सिर्फ एक नदी को जाता था। तो जिस वजह से ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के तट पे होने की वजह से ये हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, ये प्राचीन भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, और यह दुनिया की 4 सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं यानी मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और सिंधु में से एक थी। सिंधु तो ये है ही। तो चूँकि ये इस समय दुनिया में सिर्फ 4 प्राचीन मतलब जो सभ्यता है, वो मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चीन की, इसके कंपेयर में ये सिंधु घाटी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता जो था, सबके तुलनात्मक दृष्टिकोण से सबसे कम नहीं था, कहीं ज़्यादा इसकी व्यवस्था थी। हर एक व्यवस्था इसको हम देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले ये नोट करने वाली बात है कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी हमारी। हड़प्पा सभ्यता हमारे भारतीय समाज के लिए पहली नगरीय सभ्यता थी, पहले नगरीय सभ्यता। और इसके साथ ये सिंधु नदी के तट पर बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तत्कालीन समय में जब हड़प्पा सभ्यता अपने विकास क्रम में था, तो उस समय 4 सभ्यताएँ थी, अलग-अलग नदी घाटी में, अलग-अलग देश में, अलग-अलग क्षेत्र में, जिसमें से मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन आते हैं, 30। यह सभ्यता जो है 250 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। ये दोस्तों इसका विकास काल है। 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ये इनका विकास काल है, ठीक। और 1900 के बाद जब हम जाएंगे तो ये इनका क्या होता है, पतन का कार्य स्टार्ट हो जाता है। और 2500 से पहले ये क्या होता है कि ये सुदृढ़ अवस्था की ओर जाने वाला रहता है, पर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये बिल्कुल सुदृढ़ अवस्था में हो जाता है। इसे कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीकी का खूब विकास हुआ। इस काल में क्या था,
तांबा और टीन को मिलाकर कांच से बनाया जाता था और उस कांच से लोग अपने हथियार, औजार वगैरह वगैरह बनाते थे। अब इसकी खोज के बारे में जानते हैं। चूँकि ये एक सभ्यता है, इसे बताने वाले भी हैं, तो जो बताता है इसे कि यहाँ ऐसी पुरानी सभ्यता है, उसमें पहला खोज इसका जो था, सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जब उन्होंने पंजाब, अफ़गानिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन शुरू कराया। उन्होंने उत्खनन शुरू कराया। चूँकि पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। देखिए, होता है ना कि इस तरह के ढांचे, उसने पहली एक शहर खोज ली, उसे नहीं मालूम था कि दूसरी शहर भी इस टाइप की मिलेगी। पर उन्होंने पहली बार में हड़प्पा में किसी काम से खुदाई की। अब वो उसे एक शहर मिला। जब उसे शहर मिला, तो अब जो वो था, वो क्या किया कि उसके ढांचे के हिसाब से जो भी शहर मिली, तो इन्होंने क्या किया, उसे हड़प्पा नाम दे दिया। मतलब एक हड़प्पा सभ्यता ही कह दिया कि भाई जो यहाँ चीज़ें मिली हैं, उसी से मिलता-जुलता चीज़ हमें दूसरी जगह भी मिली है, इसका मतलब इस सब का आपस में कनेक्शन था। तो इसीलिए पूरी सभ्यता को जहाँ-जहाँ ऐसी मिली, उसे सबको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। दूसरा बड़ा शहर इसका ठीक अगले वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो आप उसमें मृतकों का टीला कह सकते हैं। इसमें सवाल ये भी आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज किसने की, तो 1921 में दयाराम साहनी ने। ये सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। अब इसकी नगर नियोजन के बारे में जानते हैं। जब टाउन की खोज तलाश हो गई, तो उस टाउन को खोजने के बाद उनकी खुदाई हुई और खुदाई के बाद पता चलता है कि नगर नियोजन इसका क्या व्यवस्था रहा। नगर नियोजन में मतलब इसका नगर बनाने में क्या व्यवस्था रही, जैसे सार्वजनिक कार्यों में अक्सर नगर की विकसित जो है विकास हम उसके सार्वजनिक कार्यों से आंकते हैं, जो हर किसी के हित में हो। जब अहित में लगने लगता है तो वहाँ विकास है ही नहीं। हड़प्पा सभ्यता अपनी बेहतरीन वास्तुकला और शहरी इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ग्रिड पद्धति, जानते हैं ग्रिड पद्धति क्या होता है? शहर शतरंज की बिसात की तरह नियोजित थी। जिस तरह से शतरंज का बोर्ड होता है, जस्ट लाइक दैट, उसी प्रकार से शहर की पद्धति थी। मतलब एक का कनेक्शन दूसरे से बहुत आसान था। सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। दो हिस्सों में विभाजन था। अधिकांश शहर दो भागों में बटे थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ये दो हिस्सों में बटी थी। एक पश्चिम दिशा में थी, एक पूर्वी दिशा में थी। अब दोनों में अंतर क्या था, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, पश्चिम और पूर्वी में। तो पश्चिमी तरफ जो था, वहाँ क्या था, यह ऊंचाई पर बना होता था और सुरक्षा दीवारों से घिरा था, जहाँ संभवतः शासक वर्ग रहता था। अनुमान यह लगाया जाता है कि पश्चिमी टीला की दुर्ग की के बीच बसा था। दुर्ग मतलब चारों ओर से घेराव करके बीच में घर। और पूर्वी टीला जो था वो निचला शहर होता था। यह बड़ा था और यहाँ सामान्य जनता, व्यापारी, शिल्पकार रहते थे। ये क्या था, आम जन के लिए था। ऊपर में क्या था, एक जो शासक वर्ग हो टाइप में होते हैं उस टाइप में, और नीचे क्या था, एक सार्वजनिक टाइप में था, पर ये भी काफ़ी बेहतर अवस्था में था। पक्की ईंटों के मकान, घरों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। धूप में सुखाई या भट्टियों में पकाई जाती थी। लगभग सभी घरों में आंगन, रसोई और एक स्नानाघर होता था। हड़प्पा सभ्यता से ये मालूम चलता है कि सभी घरों में क्या था, आंगन था, रसोई था और स्नानागार होता था। स्नानागार जहाँ लोग स्नान करते थे। जल निकासी प्रणाली सबसे बड़ी बात होती है जब हड़प्पा सभ्यता का बात आता है, तो वहाँ के विकास को लेकर के। तो जल निकास प्रणाली जो यहाँ की थी, उसके बारे में देखिए। यह सभ्यता सबसे अनोखी विशेषता थी। सभ्यता की जो सबसे अनोखी विशेषता जल निकास की। अब वर्तमान समय में भी देखेंगे, बरसात का मौसम आता है तो मेढक से ज़्यादा आम जन को तबाही होती है। वो इसका चिल्लाना आप हर क्षेत्र में देखेंगे कि अपने नेता को दुत्कारते मिलेंगे कि आपने क्या काम किया। बरसात के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है, सड़कें, नाले, हर तरफ पानी पानी, लोग का आवागमन पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। पर इस काल में, हड़प्पा काल में, देखिए क्या बात हुई। यह सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता थी क्या, जल निकास प्रणाली की। घरों का गंदा पानी छोटी नालियों से बाहर सड़क की मुख्य नालियों में जाता था। मतलब घर में एक छोटी नाली होती थी जो मुख्य नाली से कनेक्ट होती थी। हर घर की ये व्यवस्था है, किसी एक घर की नहीं। और ये नालियाँ ढकी होती थी और समय समय पर सफाई के लिए इनमें मैन होल भी छोड़े गए थे। वर्तमान समय में भी ऐसा देखा जाता है।
इस तरह के काम हो जाता है। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार हड़प्पा वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण है। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, इसके लिए भी आपके लिए एक सवाल हो सकता है, और ये कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। तो वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह एक बहुत बड़ा जलाशय था जिसके चारों ओर सीढ़ियां और कमरे बने थे। मतलब ये हुआ कि स्नानागार इतनी बड़ी थी, चारों तरफ से सीढ़ी नीचे जाने के लिए, ऊपर से कमरे बने हुए थे कपड़े उपड़े चेंज के लिए। इसकी सतह पर जिप्सम और तारकोल का लेप किया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। माना जाता है कि इसका उपयोग किसी धार्मिक उत्सव या सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। सही बात है, नीचे जो पानी है वो पानी इधर उधर ना भागे। अब एक स्नान कुंड है, वो अभी जो बनता है पूरा नीचे फिनिश, चारों साइड फिनिश, तब सीढ़ी बनता। उस समय में इतनी पक्की काम नहीं होती थी, फिर भी ऐसा लेप लगाया जाता था ताकि उसमें एकत्रित पानी जो साइड से है वो रिसाव के माध्यम से बाहर ना जाए, या नीचे जो पानी है वो नीचे ही उसकी रिसाव ना हो जाए, उसके लिए उसमें लेप लगाया जाता था। इसका जिप्सम और तारकोल का लेप लगाया जाता था। अब वहाँ की जब हम आर्थिक जीवन को देखते हैं कि आर्थिक जीवन जो कि एक इंसान के सुदृढ़ी का कारण होता है, तो वो है उसके कृषि। कृषि क्या है? उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा वासियों का जो मुख्य आधार था, अभी कहीं जाएंगे तो उद्योग मिल जाता है, कृषि मिल जाता है, व्यापार मिल जाता है, बहुत तरह की बात है, पर उस समय क्या था? सिर्फ कृषि मुख्य व्यवसाय था। वो मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, मटर, सरसों और कपास उगाते थे। हड़प्पावासी मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, कपास उगाते थे। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को ही जाता है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। पशुपालन, जब हम वहाँ के पशुपालन में देखते हैं, अब कृषि है, खेत पत्ती करेगा तो बैल तो पोसना है ही, बैल तो पालना अनिवार्य है, क्योंकि चारा आ जाता है, और बैल पालेंगे तो दूध हो जाता है, दूध होने दही, मक्खन, मिठाई, नौ तेरह कुछ भी बन सकता है, तो आदमी का जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। तो पशुपालन के दौर में देखें तो बैल, भैंस, बैल, बकरी और सूअर पाले जाते थे। कुंवर वाला सांड उनका सबसे प्रिय पशु था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कुंवर वाला सांड जो था, एक प्रकार से यूं कहिए कि पूजनीय पशु था। क्यों? क्योंकि जो कृषि इसकी थी वो मुख्य आधार थी जीवन शैली का, उसे इसने मुख्य हथियार बनाया था, और उसमें इनका कुंवर वाला सांड जो होता था, उनको ये लोग ज़्यादा बलशाली मानते थे, और उन वो कुंवर वाला सांड इनको अधिक सहयोग करता था इनकी अर्थव्यवस्था को संभालने, या इनकी कृषि को संभालने में। व्यापार, ये लोग केवल आंतरिक ही नहीं करते थे। जो व्यापार है मतलब अपने आंतरिक, मतलब सिर्फ अपने आप में, या फिर मान लीजिए दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार, ऐसे अपने ही देश में नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। इनके कई सबूत प्रमाण मिले हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे, बल्कि समुद्री मार्गों से मेसोपोटामिया, इराक, फारस, ईरान और ओमान के साथ भी इनका सघन व्यापार चलता था। इनकी हड़प्पा वासियों की व्यापार मेसोपोटामिया, इराक, फारस जिसे ईरान भी कहते हैं, और अभी ईरान कहते हैं, पहले फारस था, और ओमान, ये इन सब देशों के साथ इनका व्यापार चलता था। गुजरात का लोथल इस सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। डॉकयार्ड, बंदरगाह मतलब जहाँ से इनकी पोर्ट निकला करती थी। गुजरात का जो लोथल है, इनके लिए एक इंटरनेशनल ये था, बंदरगाह था, जहाँ से ये अपनी सामान को बाकी देशों में भेजते थे व्यापार के दृष्टिकोण से। अब इसके हम सामाजिक और धार्मिक जीवन को जान लेते हैं। सवाल इसमें आपको बहुत सारा आ सकता है कि इनका व्यापार हड़प्पा वासियों के साथ जो व्यापार था किन किन देशों के साथ था, तो ये आप ले सकते हैं। इसके बाद आप लोथल, इसका प्रसिद्ध बंदरगाह क्यों था, और इसका प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था। तो दूसरी इसकी महत्वपूर्ण है सामाजिक और धार्मिक जीवन। देखिए इस हड़प्पा सभ्यता से जो सवाल आते हैं ना कंपटीशन वगैरह में, तो धार्मिक जीवन से भी आ जाते हैं। कई बार ये कहता है कि भाई हड़प्पावासी का मंदिर था या नहीं, मूर्ति पूजा करते थे या नहीं, मतलब बहुत तरह का सवाल। तो मैं सारी जितनी उलझने हैं ना सब मिटाने वाला हूँ। तो सामाजिक और धार्मिक जीवन की बात करें हम, हड़प्पा कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी और धार्मिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार हुआ करती थी। तो यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज था यानी मातृ प्रधान समाज था।
खुदाई में बड़ी संख्या में देवी यानी नारी की मूर्तियाँ मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि समाज मातृसत्तात्मक था। देखिए, धर्म, ये लोग मूर्ति पूजक थे लेकिन मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इस समय भी मूर्ति की पूजा होती थी, किंतु मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर में होती थी या नहीं। ठीक? तो ये समाज जो था हड़प्पावासी, ये मातृसत्तात्मक था और इसके बाद ये लोग पूजा पाठ करते थे। उनके लिए मूर्ति मिले हैं किंतु मंदिर नहीं मिले। अब दूसरा, वे पशुपति शिव यानी एक जो मोहर, उस तत्कालीन समय के कुछ मोहरे मिले या जो व्यवस्था मिली उसके हिसाब से जो इतिहासकारों ने आंका है, वो कहते हैं पशुपति शिव एक मोहर के हिसाब से कि उस पे क्या है कि पशुपति शिव एक मोहर पर ध्यान मुद्रा में बैठे पुरुष देव को, एक मोहर पे जो मिला जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं पुरुष, उसको ये पशुपति शिव कहते हैं। और मातृ देवी और प्रकृति पीपल का पेड़, बैल और सांप की पूजा करते थे। वे किस किस की पूजा करते थे? पशुपति शिव की करती थी, मातृ देवी करती थी। ये सब पीपल का पेड़ का भी पूजा करता था, बैल का भी करता था और सांप का भी पूजा करता था। लिपि, सबसे बड़ी बात होती है लिपि। लिपि क्या होता है कि वो हमारी भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक साधन होता है। अभी ये जो हम टेक्स्ट है, ये हमारी लिपि है जो मैं बोल रहा हूँ, और ये टेक्स्ट भी हम हमारी क्या है कि कम्युनिकेशन को सरल बनाता है। तो ये एक लिपि, हमने लिपि उसके लिए हम और आप अपने आपके बीच अपना एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमने एक लिपि का प्रयोग किया है कि जो हमारे कम्युनिकेशन को सरल बनाता है। तो उसी प्रकार का इसका लिपि क्या था कि हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक मतलब हो गया, अभी मनोविज्ञान जो होता है साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि वहाँ मनोविज्ञान में भाव से परखा जाता है कि इंसान गुस्से में है या तनाव में है या खुश है या कैसा भी है। ठीक? तो उसी प्रकार से इसके हम वर्तमान क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। जो लिपि होती थी भाव चित्रात्मक, अगर पक्षी उड़ रहा है तो उड़ता हुआ पक्षी का चित्र बना दिया, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब इसकी हम मुख्य स्थल जो हैं उनकी बात करेंगे और वर्तमान में वो स्थल कहाँ हैं और उनमें साथ ही हम बात करेंगे उनके पतन के कारण का। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इन पे भी बहुत सारी बात है। तो अभी हम लोग थे यहाँ, हड़प्पा सभ्यता का लिपि हमारा क्लियर हो गया। अब इसकी मुख्य जो स्थल मिला है खोज के दौरान और मुख्य स्थल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो हम देखेंगे। इसका हड़प्पा जो है या फिर ये किस वर्तमान में किस स्थित मतलब जगह पाया जाता है वो भी है साथ में, वर्तमान परिस्थिति या वर्तमान स्थिति कहाँ पे है। इसका स्थल जो है सबसे पहले हड़प्पा हम देखते हैं जो 1921 में खोजा गया। इसका वर्तमान जो है स्थिति, ये पंजाब और पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी पंजाब है। जब पाकिस्तान का पंजाब का बंटवारा होता है तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आ जाता है और कुछ भारत में आ जाता है। तो जो हिस्सा पाकिस्तान में आता है उसे पाकिस्तान का पंजाब कहा जाता है, भारत में आने वाला हिस्सा भारत का पंजाब हो गया। तो जो एक हड़प्पा क्या है पंजाब में स्थित है, जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इस हड़प्पा में की मुख्य जो खोज है विशेषताएं वो अन्नागार है और कांस्य की इक्कागारी है। अब मोहनजोदड़ो देखिए, ये सिंध, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। यहाँ की मुख्य जो विशेषताएं हैं या मुख्य खोज है वो विशाल स्नानागार है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति है और पशुपति की मोहर। लोथल एक गुजरात, ये भारत में है। लोथल जो उस समय की मुख्य पोर्ट हुआ करती थी या और व्यापारिक के लिए यहाँ से बंदरगाह हुआ करती थी, यहीं से व्यापार के लिए इसका सामान बाकी देशों में जाता था। तो ये क्या था, बंदरगाह था। चावल के दाने भी लोथल से मिले हैं और युगल सावधान मिले हैं। बंदरगाह तो आपको याद ही रहेगा, किंतु आपको चावल के दाने और युगल सावधान ये याद रखना जरूरी है। कालीबंगा क्या है, राजस्थान में स्थित है जो भारत से हैं और यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य साथ ही चूड़ियाँ बनाने का कारखाना भी मिला है। धौलावीरा, ये गुजरात में है और ये भी क्या, यहाँ की उत्कृष्ट जल संरक्षण प्रणाली और स्टेडियम। धौलावीरा में जो है जल संरक्षण प्रणाली हर जगह से ज़्यादा बेहतर था और यहाँ एक स्टेडियम का साक्ष्य भी मिला है। राखी गढ़ी, ये हरियाणा भारत में है। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, राखी गढ़ी को सबसे बड़ा स्थल में गिना जाता है। अब हम जानते हैं इसके पतन का कारण। देखिए, ऐसे तो इनकी कई शहरें की तलाश हो चुकी है, सैकड़ों। जो मुख्य शहर है वो इस प्रकार है।
अब हम इसके पतन के कारण को देखते हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस महान सभ्यता का धीरे-धीरे पतन होने लगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 2500 से लेके 1900 ईस्वी तक इसका समृद्धि काल था। मतलब एक यूँ समझ लीजिए कि एक बच्चे का जो होता है ना यौवन जब तक रहता है, युवा अवस्था, तब तक उसका गोल्डन एज होता है। उसी प्रकार से इस सभ्यता का गोल्डन एज 2500 से 1900 ईस्वी तक रहा। उसके बाद ये धीरे-धीरे क्या होने लगे, पतन की ओर बढ़ने लगे, यानी बुढ़ापे की ओर आने लगा। इसके अचानक समाप्त होने के सटीक कारणों पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत ये हैं। जो ये अचानक से गायब हो गई है सभ्यता, उसके लिए कौन क्या कहे, इनके लिए कई विद्वानों का मत आया है, पर उसमें क्या है कि सभी विद्वानों का मत अलग-अलग है और सब में मतभेद है, और जिसमें से कुछ यहाँ दिया गया है। कुछ ऐसे कहते हैं कि इसका अंत जो है बाढ़ से हो गया, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों में लगातार आने वाली विनाशकारी बाढ़ सबसे मान्य कारण है। ये कॉमन है। जलवायु परिवर्तन और सूखा, नदियों की मार्ग बदलने के कारण कृषि योग्य भूमि बंजर हो गई। पहला, यहाँ जब हम दो, एक और दो के बीच ये करते हैं, तो जब सिंधु नदी में बाढ़ आने से सब विलुप्त हो जाएगा तो सूखा तो पड़ेगा नहीं। अगर सूखा पड़े तो बाढ़ आएगा नहीं। तो फिर भी जो हमारा, ये तो हम देखने तो नहीं गए, इसीलिए हमारा अनुमान होता है कि या तो ये बाढ़ से हो गए, खत्म हो गए, या फिर सूखा पड़ने से खत्म हो गया। दूसरा कारण ये भी बता दिया गया है, दूसरा कारण ये भी बताया गया है कि इसमें विदेशी आगमन हुए। देखिए, जब इनका विदेशों के साथ संपर्क था, तो लोग तो जानेंगे हैं कि संपन्न होंगे, खुशहाल होंगे, इतने देशों के साथ संपर्क होने के बाद। तो क्या होता है कि संपन्न और खुशहाल व्यक्तियों पर जल्दी नज़र लग जाता है। 100 लोग पीछे पड़ जाता है, कोई ना कोई सफल हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस पर विदेशी आक्रमण का भी जो अनुमान है वो गलत नहीं है, ये भी काफ़ी हद तक सही है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने इसे नष्ट किया, हालांकि इसके पुख्ता सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, सूखा, इसका भी नहीं है। महामारी, कोई भयंकर बीमारी या संक्रामक रोग का फैलना, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको कि अनुमान में लगाया जाता है। पर अगर हम सबसे ज़्यादा गंभीर अगर हम ले किसी पे, तो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में जीवन चल रहा है, हम भी आप भी देख रहे हैं। तो बाढ़ या जलवायु या सूखा या महामारी, ये सब कम और विदेशी आक्रमण होने का ज़्यादा चांस रहता है। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह कहना बड़ी कठिन है, फिर भी देख लेते हैं। जो विद्वानों का मत है वो देखना अनिवार्य है। यह आज भी भारतीय सभ्यता का सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि इसका अंत कैसे हुआ, क्योंकि इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इतिहासकार केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं। इस सभ्यता के पतन को लेकर अलग-अलग विद्वानों और इतिहासकारों ने अपने-अपने सिद्धांत और वैचारिक विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। इसे हम मुख्य रूप से 4 विचारधाराओं में बाँट सकते हैं। जो विद्वान हैं, उन्होंने इन सभ्यता के पतन को लेकर के कई विचारधारा दी है, जिसका मुख्य विचारधारा को हम 4 भागों में बाँटते हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ये अचानक आई भीषण आपदा के कारण रातों-रात नष्ट हो गई। एक भी नहीं बचा जो ये बता पाए कि भाई मैं हड़प्पा सभ्यता से हूँ, मैं ये लिपि पढ़ सकता हूँ, मतलब पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। हो गया। अब जैसे कुछ विद्वानों क्या है, अचानक आपदा आने से ये नष्ट हो गई रातों रात, जैसे बाढ़। इसमें क्या है, प्रमुख विद्वान मार्शल मैके और आर एस राव, यानी एस आर राव। प्रमुख विद्वान जो हैं मार्शल मैके और एस आर राव, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ से नष्ट हुआ। दूसरी विचारधारा, इनका मानना है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बार बार भयानक, मतलब बाढ़, इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा कि इनका मानना है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बार बार भयानक बाढ़ आए, जिससे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर पूरी तरह पानी और गाद में डूब गए। मोहनजोदड़ो की खुदाई में रेत की कई परतें मिली हैं, जो इस बात का समर्थन करती हैं कि यह शहर कम से कम 7 बार बाढ़ में डूबा और दोबारा बसा। भाई साहब, जब जहाँ 7 बार बाढ़ आएगा और दोबारा बस जाएगा, तो एका 7 बार का बाढ़ वो झेल गया, एक बार ऐसा बाढ़ आया कि ओकरा रेल गया। ये मानना है इनका। तो चलिए अगली देखते हैं, या आर्यों का आक्रमण। अब देखिए, प्रमुख विद्वान जो हैं व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मैके। मैके बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियंस हैं। फिर भी देखते हैं आगे। विचारधारा प्रसिद्ध सारे हैं। विचारधारा जो है ये बाह्य आक्रमण का जो लाया है, या आर्यों का आक्रमण का लाया है, कि आर्यों ने आक्रमण किया तब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ। इस तरह के विचार में व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मैके का देन है।
तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, किले तोड़ने वाला कहा गया। इस हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग वेद ही पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ भी हमें पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो विचारधारा जो है व्हीलर और गार्डन चाइल्ड और मैके का कि यहाँ जो है हड़प्पा के वासियों के ऊपर आर्यों का आक्रमण हुआ या बाहियों का आक्रमण हुआ, तो उनका इनका मानना यह है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला कहा गया। पुरंदर किसे का मतलब क्या था? किले तोड़ने वाला। इन विद्वानों ने तर्क दिया कि मध्य एशिया से आए आर्यों ने हड़प्पा के किलाबंद शहरों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। मोहनजोदड़ो की एक सड़क पर 38 नरकंकाल बिखरे हुए मिले, जिन पर चोट के निशान थे, जिसे व्हीलर ने कत्लेआम का सबूत माना। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। चोट का निशान, बाढ़ आएगा तो चोट का निशान रहेगा नहीं, हड्डी पे कोई चोट का निशान नहीं रहेगा, क्योंकि चोट का निशान मांस पे पड़ेगा और मांस धीरे धीरे गल जाएगा और हड्डी अपनी अवस्था में रहेगी। अगर हड्डी पे चोट का निशान या कट का निशान या टूटने का निशान रहेगा तो वो तो साफ जाहिर करेगा कि बंदे को किसी चोट से मरी हुई है, बंद मरा हुआ है। और 38 नरकंकाल मिले हैं, तो एक झुंड को मारा गया है, तो वो पता चल जाता है कि मारा गया है या बाढ़ में गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करते हैं, क्योंकि वे कंकाल अलग अलग समय काल के थे और वहाँ किसी बड़े युद्ध का हथियार नहीं मिले, तत्कालीन समय में जो भी हथियार रहा हो। और ये आधुनिक काल इतिहासकार जो कहते हैं कि ये क्या है? झूठा है। पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन का विचारधारा है। कई ऐसे विद्वान होते हैं कि कहते हैं कि पर्यावरण बदलने से हो गया, क्योंकि बड़े बड़े जीवों अपने धरती पर आ चुके हैं और पर्यावरण परिवर्तित होने के कारण से सारे नष्ट हो गए। तो यह आधुनिक इतिहासकारों द्वारा सबसे ज़्यादा स्वीकार किए जाने वाली विचारधारा है। इसके अनुसार प्रकृति के साथ असंतुलन ही उनका विनाश का कारण है। तो भाई, जब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो नदी के किनारे रहता था, अगर उसे पर्यावरण सूट नहीं करता होगा, हो सकता है तो वो शहर छोड़ के ही चला गया होगा। अब जब आपको आने जाने की व्यवस्था है नदी मार्ग से और शहर में आग लग गई, अब बचने वाला कुछ भी नहीं है, तो जान बचाने के लिए नदी मार्ग का लोग उपयोग कर सकता है। खैर कोई बात नहीं, इतिहासकार की जो बिंदु है उसे तो हम टाल नहीं सकते। तो नदियों का मार्ग बदलना या सूख जाना, ये जो है पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन में नदियों का मार्ग बदलना या सूख जाना होता है। जैसे प्रमुख विद्वान एच.टी. लैम्ब्रिक, एम.एस. वत्स और हाल के भूवैज्ञानिक का विचारधारा है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे मोहनजोदड़ो के पास का इलाका पानी के लिए तरस गया। वहीं दूसरी ओर घग्गर हाकरा नदी पूरी तरह सूख गई, जिससे कालीबंगा और बनावली जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में खेती बंद हो गई और लोग वहां से पलायन कर गए। पलायन का अच्छा लगा, ये थोड़ी बहुत सटीक बैठती है। जलवायु परिवर्तन और शुष्कता, प्रमुख विद्वान और ऑरेल स्टीन और ए.एन. घोष। देखिए, इसमें आपको मुख्य ये बातें ये रहेगी कि किस विद्वान किस विचारधारा को मानते हैं, यहीं से सवाल पूछा जाता है। जलवायु परिवर्तन और शुष्कता से देखिए विचारधारा, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ईंटें पकाने और जहाज़ों के निर्माण के लिए कारण मानसून कमज़ोर हो गया, बारिश बहुत कम होने लगी, जिससे भीषण सूखा पड़ा और रेगिस्तान का विस्तार होने लगा। प्रशासनिक और मानवीय कारणों की विचारधारा, यहाँ कहता है कि प्रशासनिक स्थिरता, प्रमुख विद्वान जॉन मार्शल हैं इनके विचारधारा, अपने अंतिम दिनों में हड़प्पा का केंद्रीय शासन कमजोर हो गया था, नगर नियोजन पूरी तरह बिगड़ गया, लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण करके मकान बनाने शुरू कर दिए और नालियों की सफाई बंद हो गई। प्रशासनिक ढिलाई के कारण व्यवस्था चरमरा गई। अब एक ऐसे भी होते हैं कि महामारी जैसे कोरोना जैसे बीमारी आ जाए और इलाज ही ना मिले, तो कुछ दिन चलेंगे और बाद में सब लपेटे में आएंगे। तो वही बात है, उस समय इलाज नहीं मिला होगा, ऐसा बीमारी आ गया, खत्म हो गया, ऐसा भी मानने वाले विद्वान हैं, जिसमें KUR और कैनेडी है। इसकी विचारधारा है कि इन्होंने मोहनजोदड़ो से मिले नरकंकालों का जो जैविक अध्ययन है किया गया और पाया गया कि इन लोगों की मौत किसी युद्ध से नहीं बल्कि मलेरिया जैसी भयंकर संक्रमण बीमारी से फैलने के कारण हुई थी। और वहीं हम देखते हैं कि अब देखिए, पतन का कारण बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, नदी मार्ग बदलना, सबके अलग अलग सिद्धांत है और आप ये देख सकते हैं। वैसे मैं बोल देता हूँ, बाढ़ के लिए समर्थक हैं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव। आर्यों का आक्रमण को मानते हैं मॉर्टिमिलर, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड। जलवायु परिवर्तन को मानते हैं ऑरेल स्टीन, A.N. घोष। भूकंप
वगैरह भूपतात्विक परिवर्तन को मानते हैं रॉबर्ट रेक्स, जॉर्ज टेल्स, महामारी को मानते हैं क्यूआर और कैनेडी, नदी का मार्ग बदलना एसटी लैम्ब्रे। ये मुख्य पॉइंट है कि किस विद्वान का क्या समर्थन रहा। तो ये हमारा खत्म होता है और हम बहुत जल्दी वैदिक काल के साथ आने वाले हैं आपके बीच। तो बने रहिए हमारे बीच। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और ये हमारा चैनल है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, और किस तरह का डिफिनेशन मेरा कैसा लगा आप खुद भी पढ़िए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा परिवार अच्छा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और मैं ये काम करने को और उत्सुक हो सकूँ और अच्छे से कर पाऊँ। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।